सर इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने सेकंड चैप्टर में नहीं पढ़ा है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा है, कुछ टॉपिक्स हैं इससे। जी, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उन्हीं ओके पे सर। फोकस करें। बाकी जो चैप्टर जो सॉरी टॉपिक्स आते हैं पढ़े वो आपके सिलेबस में नहीं है और इसी तरह पेपर ओके का हिस्सा सर, भी बहुत नहीं है। शुक्रिया। ठीक है जी। All right. So now coming to the second chapter that is sole proprietorship. देखें, बिजनेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं या फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं। नाउ स्क्रीन आपको होपफुली नजर आ रही होगी जिसमें एक पेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। बिजनेस करने के या फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस तीन तरीके से हम कर सकते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी, इसी के ऊपर ज्यादा आपका सिलेबस भी मुनहसर है। तकरीबन मिड टर्म तक हम यही फॉर्म्स ही पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं और इनके थ्रू बिजनेस कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आज के टॉपिक है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल कहते हैं अकेले को, सिंगल। प्रोप्राइटरशिप कहते हैं ऑनर को। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने का ऐसा तरीका है जिसमें जो ऑनर है, जो मालिक है, यानी कि जो रिस्क लेगा, जो रिवॉर्ड लेगा, वो एक ही है। He is the person who is taking all the risk and he is the person who will get all the profit अगर किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो। जी अरसलान, क्वेश्चन है आपका। अरसलान अमीन। ओके जी, तो सोल प्रोप्राइटर क्या है? इट इज एन इंडिविजुअल प्रोप्राइटर और इट इज एन इंडिविजुअल ऑनर। ही इज द पर्सन who will take all the risk, who will take all the he will do the management, he will control all the things जो भी बिजनेस में चाहिए, फाइनेंस चाहिए या ह्यूमन रिसोर्स चाहिए या उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है या प्रमोशन करनी है या किसी भी हवाले से अगर बिजनेस में आप एक रोल प्ले कर रहे हैं और आप सिंगल हैं, दैट काइंड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक ही मालिक होता है। रिमेंबर देयर कैन बी अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल, बट दे विल बी वर्कर्स। जैसे एम्प्लॉयज होते हैं कि अगर मिस्टर ए एक मालिक है, वो उसी ने सारा पैसा लगाया, वही मैनेज कर रहा है और सारा प्रॉफिट भी उसी को होगा, और अगर लॉस हो जाता है तो लॉस भी उसी को होगा। दैट मीन ही इज वर्किंग एज सोल प्रोप्राइटर। और जो वो बिजनेस कर रहा है उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है जी। जी मेरी आवाज क्लियर है आप तक? यस सर, इधर तो क्लियर है। ठीक है, सो जिनको आवाज नहीं आ रही ये उन्हीं के एंड से कोई प्रॉब्लम है। आप रिकनेक्ट करके देख लें या अपना जो स्पीकर है उसको दोबारा से चेक कर लें। ठीक है जी। सो सोल प्रोप्राइटर क्या है? एक ऐसा फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें जो ऑनर होता है या जो मालिक होता है वो अकेला होता है, वही सारी चीजों को कंट्रोल करता है, वही सारी चीजों को मैनेज करता है, उसी को सारा प्रॉफिट होता है, और अगर लॉस होता है तो सारा लॉस भी वही बेयर करता है। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही मालिक से सारे काम कर रहा है उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से पहली कैरेक्टरिस्टिक है ऑनरशिप। तो ऑनरशिप मैंने आपको बता दिया, देयर विल बी अ सिंगल ओनर, देयर विल बी अ सिंगल इंडिविजुअल हु विल बी वर्किंग ऑल द थिंग्स और हु विल बी डूइंग ऑल द थिंग्स, सो ही विल बी कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप की पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट देयर विल बी ओनली वन और सिंगल ओनर। रिमेंबर, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को कि एम्प्लॉइज हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, दे आर द वंस हु विल बी गेटिंग देयर सैलरीज, दे आर द वंस हु विल बी गेटिंग देयर वेजेस, लेकिन उनका प्रॉफिट में हिस्सा नहीं होगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ एक ही बंदे के पास जा रही होगी जो कि ऑनर होगा, सोल प्रोप्राइटर होगा। ऑलराइट, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जैसे मैंने पहले बताया कि सोल प्रोप्राइटर में मैनेजमेंट भी एक ही बंदा कर रहा होगा और कंट्रोल भी एक ही बंदे का होगा। सिमिलरली थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज फाइनेंस। फाइनेंस से मतलब है वो पैसा इन्वेस्ट करना
या पैसा इकट्ठा करना जो आपको चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, सो वो सारा पैसा इकट्ठा करना या सारा पैसा इन्वेस्ट करना वो भी एक इंडिविजुअल का होगा, बिकॉज दैट बिजनेस वी आर स्टार्टिंग इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देर विल बी वन मैन शो, बिजनेस भी उसी का है, मालिक भी वही है, रिस्क भी वही ले रहा है, प्रॉफिट भी वही ले रहा है, फाइनेंसिंग भी वही कर रहा है, मैनेजमेंट भी वही कर रहा है, कंट्रोल भी वही कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट जो रिस्क है, रिस्क भी वो अकेला इंडिविजुअल ले रहा है। सो ऑल दोज थिंग्स आर बीइंग डन बाय सो अ सिंगल पर्सन हु इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है जी, अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पेज शेयर कर रहा हूँ। लीगल स्टेटस एज पर लॉ या कानून के मुताबिक बिजनेस और बिजनेस करने वाला दे बोथ आर सेम। दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटर एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, कानून की नजर में वो दोनों सेम है। लेट्स से आपके बिजनेस का नाम है XYZ, तो कानून की नजर में लोन चाहे बिजनेस ले रहा है चाहे आप ले रहे हैं, दोनों को सेम कंसिडर किया जाएगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपका बिजनेस वो वापस नहीं कर पा रहा तो आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। दैट इज द लीगल स्टेटस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देन वी हैव रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। सो क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है, द सिंगल पर्सन इज मैनेजिंग ऑल दोस थिंग, तो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप मीन्स दैट ही विल बी द पर्सन हु विल बी डीलिंग विद कस्टमर डायरेक्टली, अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाने की कोशिश करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट हो सके, और सेल जनरेट होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट जनरेट होगा। सो रिलेशनशिप विद कस्टमर विल बी डायरेक्ट इन सोल प्रोप्राइटरशिप। देन नो लीगल फॉर्मेलिटीज, इसको नो की बजाय कर दें लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। कि सोल प्रोप्राइटर क्योंकि एक छोटे लेवल का बिजनेस होता है तो बहुत ज्यादा कानूनी पेचीदगियां इसमें शामिल नहीं होती, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें शामिल नहीं होती। मतलब अगर आपने अपने एरिया में कोई शॉप बनानी है सोल प्रोप्राइटर के तौर पे, तो आपको बस सोसाइटी से अप्रूवल लेनी होगी, या हो सकता है कि LDA से, या जो भी कानूनी इदारा है एक जगह पे कमर्शियल एरिया के हवाले से वहां पे अप्रूवल चाहिए होगी। बट अपार्ट फ्रॉम इट आपको बहुत ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता। सो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक फायदा भी है और कैरेक्टरिस्टिक भी है दैट देयर आर वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज इफ यू वांट टू डू बिजनेस एज सोल प्रोप्राइटर। एंड लास्टली ईज ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कहते हैं खत्म करने को। मतलब आपने बिजनेस बनाया था, इट वाज अ सिंगल पर्सनस डिसीजन, आपने बिजनेस करना चाहते थे, आपने सारा पैसा लगाया, रिस्क लिया, प्रॉफिट हुआ, अब आप खत्म कर देना चाहते हैं बिजनेस, आप नहीं चाहते कि मैं इस बिजनेस को कैरी ऑन करूं, सो यू सिंगली कैन डिसॉल्व दैट बिजनेस। तो क्योंकि 10 12 15 लोग इन्वॉल्व नहीं है कि डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो सके, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था, अकेला ही मालिक था, so it is comparatively easier to close the business as well. So this is called ease of dissolution। ना तो लीगल फॉर्मेलिटीज कोई बहुत ज्यादा है कि आपने बिजनेस खत्म करना है तो 10 जगहों पे बताना है या इस किस्म की कोई फॉर्मेलिटीज, और ना ही आपके डिसीजन मेकिंग में कोई और बंदा इन्वॉल्व है। सो यू सिंगली विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू सिंगली कैन, इफ यू वांट टू एंड योर बिजनेस, यू कैन डिसॉल्व योर बिजनेस स्ट्रेट अवे। सो इसको हम कह रहे हैं ईज ऑफ डिसोल्यूशन। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। ऑलराइट जी, पर्सनल कमेंट या चैटिंग अपनी बंद कर दें। ये सारी चैटिंग आप अपने ग्रुप्स में ज़ाती व्हाट्सएप में जो करते हैं उसमें किया करें, यहाँ पे सिर्फ क्लास से रिलेटेड डिस्कशन करें। ऑलराइट, देन वी हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कुछ फायदे हैं, जैसे बिजनेस के कुछ फायदे थे, उसी तरह बिजनेस के कुछ नुकसान भी थे। सिमिलरली हम जो एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे तो ये कंपैरिजन में करेंगे बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस के, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फायदा है, पार्टनरशिप में क्या फायदा है, कंपनी में क्या फायदा है, तो ये एक दूसरे के कंपैरिजन हो रहे होंगे। जैसे जो फायदा सोल प्रोप्राइटर में हो सकता है पार्टनरशिप के लिए नुकसान हो, और जो नुकसान है सोल प्रोप्राइटर में हो सकता है पार्टनरशिप का बिजनेस करने में वो फायदा हो। तो सो बेसिकली विल बी कंपेयरिंग ऑल दोस थिंग्स। क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है ये हम डिस्कस करते हैं। पहला एडवांटेज है ईज ऑफ फॉर्मेशन का। ईज ऑफ फॉर्मेशन मीन्स कि इसको बनाना आसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा लीगल वर्किंग नहीं है, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे
अप्रूवल्स नहीं है जो आपको गवर्नमेंट से चाहिए, और क्योंकि बिजनेस एक छोटे लेवल का होगा इसलिए इसकी स्टार्टअप कॉस्ट या बिजनेस स्टार्ट करने की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होगी। सो पहला फायदा या मेरिट सोल प्रोप्राइटर का ये है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस करना कंपैरेटिवली बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेसेस की निस्बत आसान है। मतलब अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो वो कदरे मुश्किल है, कंपनी करना चाह रहे हैं तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सोल प्रोप्राइटर इज इजियर टू स्टार्ट। देन सेकेंड बेनिफिट इज सोल अथॉरिटी। क्योंकि आप ओनर हैं, आपने पैसा लगाया हुआ है, आपने प्रॉफिट लेना है, आपने लॉस बेयर करना है, दैट मीन्स यू हैव सोल अथॉरिटी। अकेली आप ही की अथॉरिटी है। आप जब चाहें बिजनेस खोलें, जब चाहें बिजनेस को बंद कर लें, जो भी आपने डिसीजन लेना है वो लें, जो भी आपने एक्सेप्ट करना है, जो भी रिजेक्ट करना है। सो ऑल दोज थिंग्स कम अंडर सोल अथॉरिटी। देन सोल क्लेम ऑफ प्रॉफिट, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि एक ही बंदा है बिजनेस करने वाला, तो सारे का सारा जो प्रॉफिट है उसको क्लेम भी वो एक ही इंडिविजुअल करेगा। ये फायदा है सोल प्रॉफिट का। तो ये उल्टा भी हो सकता है, ये लॉस भी हो सकता है, यानी कि अगर लॉस होगा तो फिर लॉस भी तो एक ही बंदा बेयर करेगा। सो सोल क्लेम ऑन प्रॉफिट, दिस इज एन एडवांटेज, एंड सोल बेयरिंग ऑफ लॉस, दिस इज अ डिसएडवांटेज। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज लो स्टार्टअप कॉस्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस क्योंकि छोटे लेवल का होगा, एक इंडिविजुअल ने बिजनेस करना है, लीगल फॉर्मेलिटीज कम है, तो बहुत छोटे पैसों से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। इसी तरह क्रेडिट स्टैंडिंग, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब है कि उधार के हवाले से मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड आई टेक अ लोन फ्रॉम समवन, कि मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं 3 माह के बाद आपको पे कर दूंगा। नाउ इफ आई मेक माई कमिटमेंट, और अगर मैं एग्जैक्ट 3 माह के बाद वो पैसे वापस कर देता हूँ, इसका मतलब है आई विल जनरेट अ गुड मार्केट क्रेडिट स्टैंडिंग। मतलब अगर मैं अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरता हूँ तो मेरी मार्केट में जो क्रेडिट स्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। आप कहते हैं ना, सुनते हैं कि इसका उधार बहुत अच्छा है, या ये जब पैसे लेता है तो वापस टाइम पे कर देता है। सो बेसिकली दैट इज टेक्निकली दैट इज कॉल्ड क्रेडिट स्टैंडिंग। सो इसमें ये क्रेडिट स्टैंडिंग वाला पॉइंट फेवर में भी जा सकता है और अगेंस्ट भी जा सकता है, कि अगर आपकी रेपुटेशन ठीक है, अच्छी है, यानी कि आप अपनी क्रेडिट की कमिटमेंट्स टाइमली पूरा कर देते हैं, जितने टाइम के लिए लोन की बात करते हैं उतने टाइम में लोन रीपे कर देते हैं, दैट मीन्स यू हैव गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। इसको क्रेडिट वर्दीनेस भी कहते हैं, दैट यू हैव गुड क्रेडिट वर्दीनेस। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट है कि आप फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरी नहीं करते, या 3 माह के कह के आप 6 माह के बाद वापस करते हैं, दैट मीन्स यू हैव बैड क्रेडिट स्टैंडिंग, योर क्रेडिट वर्दीनेस इज नॉट गुड। तो ये आपके बिजनेस के ऑपोजिट या अगेंस्ट भी जा सकती है। नेक्स्ट बेनिफिट इज मिनिमम लीगल रिस्ट्रिक्शंस। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपैरेटिवली पार्टनरशिप और कंपैरेटिवली कंपनी की निस्बत इसमें कम फॉर्मेलिटीज होती हैं, कम अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। इसी तरह है जी नेक्स्ट लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस और बिजनेस करने वाला कानून की नज़र में दोनों सेम होते हैं, कानून की नज़र में दोनों को इक्वली कंसिडर किया जाता है। देन वी हैव सीक्रेसी। पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, इसी तरह कंपनी में उससे भी ज़्यादा लोग होते हैं। ऑन द अदर साइड जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो उसमें क्योंकि एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है, तो इसलिए उस पूरे बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं, या जो फॉर्मूलाज हैं, या जो प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, वो सारी एक ही बंदे को पता है। सो कंपैरेटिवली पार्टनरशिप या कंपनी के निस्बत सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ज्यादा सीक्रेसी मौजूद होती है। जैसे आप देखें कि हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, आप कोई खाने की चीज खाते हैं, आपको एक जगह का खाना बहुत पसंद है, तो प्रोडक्ट्स तो वही है ना, कहीं पे ब्रेड होगी, कहीं पे रैप होगा, कहीं पे सैंडविच होगा, चीजें तो वही है, ब्रेड भी वही है, अंडा भी वही है, मीट भी वही है, चिकन भी वही है, बट उसको बनाने की जो रेसिपी है दैट एक्चुअली मेक्स द डिफरेंस। तो अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसकी टेक्निक सिर्फ एक ही बंदे के पास रहेगी,
और अगर कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो वो कम से कम ओनर्स को तो पता होगा, सो सीक्रेसी लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. देन वी हैव पॉसिबल टैक्स एडवांटेज. नाउ पॉसिबल टैक्स एडवांटेज मींस कि क्योंकि कानून की नजर में बिजनेस और बिजनेस करने वाला दे बोथ आर सेम, तो इसलिए अगर प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट के ऊपर बिजनेस ने टैक्स दे दिया तो अब वो दोबारा से ओनर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट मींस देयर इज सिंगल टैक्सेशन. अदरवाइज कंपनी में ये होता है कि अगर कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया है तो पहले कंपनी टैक्स देती है और उसके बाद जो कंपनी के ऑनर हैं जब उनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो दोबारा टैक्स देते हैं. इसको हम कहते हैं डबल टैक्सेशन. लेकिन सोल प्रोप्राइटर के अंदर ये टैक्स बेनिफिट है कि अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया और बिजनेस ने टैक्स पे कर दिया तो अब अगेन ओनर को पैसा नहीं देना पड़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड टैक्स एडवांटेज. देन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर, ये भी एक फायदा है कि क्योंकि छोटा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ही बंदा सारा कुछ मैनेज कर रहा है, तो इसलिए जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा. ये फायदे में भी जा सकता है या नुकसान में भी जा सकता है. अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है या अगर आपका बिहेवियर अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा नहीं है तो फिर यही पॉइंट डिसएडवांटेज में चला जाएगा. क्योंकि रिलेशनशिप डायरेक्ट है. आप देखें कि आप अपनी मार्केट में जाते हैं और अगर आपको शॉपकीपर अच्छे तरीके से डील नहीं करता तो आप शायद दोबारा उसके पास नहीं जाते. एंड वाइस वर्सा, अगर कोई शॉपकीपर बहुत अच्छे तरीके से डील करता है तो आप दोबारा उसी के पास जाते हैं. सो दिस पॉइंट कैन go into benefit of sole proprietorship as well as into disadvantage of sole proprietorship. Then next is power to start and close the business. क्योंकि एक ही बंदा है, वो जब मर्जी चाहे बिजनेस स्टार्ट करे और जब मर्जी चाहे बिजनेस को खत्म कर दे. Then benefit of inherited goodwill. इनहेरिटेड कहते हैं जो वरासत में मिली है, गुडविल कहते हैं आपकी अच्छी रेपुटेशन को. कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेट्स से अ पर्सन इज डूइंग अ बिजनेस एंड खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, उसी बिजनेस को आगे चलाएगा, उसको ऑलरेडी एक बनी बनाई गुडविल मिल जाएगी. कि जी इसके जो लेट्स से किसी की डेथ हो जाती है और उसका बिजनेस उसका आगे बेटा चलाता है तो इनहेरिटेड गुडविल मिल जाती है कि इसके फादर बहुत अच्छा काम करते थे तो इसका बेटा भी अच्छा ही होगा. सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेड गुडविल. नाउ द सोल प्रोप्राइटर हैज इनहेरिटेड गुडविल. ये उल्टा भी हो सकता है कि अगर अच्छी रेपुटेशन नहीं है तो वही आगे पास ऑन होगा. सो इट कैन कम इनटू एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. बिजनेस के क्रिटिसिज्म में आपने जब मैंने बिजनेस बताया था तो एक क्रिटिसिज्म में चीज पड़ी थी that due to business we are having vast inequality of wealth. कि बिजनेस जो है वो अमीर को अमीर तर करता चला जा रहा है और गरीब को गरीब तर करता चला जा रहा है. सोल प्रोप्राइटर का ये फायदा है कि छोटे छोटे बिजनेसेस जब बनेंगे, जब एक एक बंदा अपना काम खुद करने लगेगा, बिजनेस करने लगेगा, तो वो मार्केट से अपना हिस्सा खुद ही लेना शुरू कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, आपकी यूनिवर्सिटी में लेट से एक ही कैंटीन है, तो जितनी भी स्टूडेंट कोई चीज खरीदेंगे, बाइंग करेंगे, तो वो सारे की सारी सेल कैंटीन वाले के पास जनरेट होगी और सारी प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी के पास रहेगी. इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. बट लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर यूनिवर्सिटी में 5 कैंटीन्स बन जाती हैं तो अब कोई एक कैंटीन पे चला जाएगा, कोई दूसरी पे, कोई तीसरी पे, तो वो डिवाइड हो जाएगी. तो इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है. सो दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बढ़ेगा तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो सारा पैसा खुद ले जाती थी, अब ये छोटे छोटे बिजनेसमैन भी अपना इसी तरीके से अपना पैसा निकालेंगे, अपनी सेल जनरेट करेंगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करेंगे. तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि पैसा सिर्फ कुछ बड़ी कंपनीज के पास नहीं बल्कि छोटे छोटे और भी बहुत सारे बिजनेसेस के पास आना शुरू हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ.
नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि अगर कोई बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसे जॉब की जरूरत नहीं है, वो खुद ही डिपेंडेंट है, वो खुद एम्प्लॉयड है, वो अपना काम खुद कर सकता है, प्लस वो दूसरों को जॉब्स भी दे सकता है. सो दिस इज अनदर एडवांटेज दैट इफ अ पर्सन इज हैविंग गुड बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो हो सकता है वो अपने अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज को काम पे लगा ले. सो ये भी एक अच्छी चीज है. दिस इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज. पर्सनल क्वालिटीज मीन्स कि एक बंदा जो सारा काम खुद कर रहा है, वो मैनेजमेंट भी कर रहा है, वो फाइनेंस को भी देख रहा है, वो मार्केटिंग को भी देख रहा है, इसी तरह और भी सारी चीज़ों को, तो उसकी पर्सनल एबिलिटीज बेहतर हो रही हैं. उसे कस्टमर से डील करना भी आ रहा है, उसे चीज़ें खरीदना भी आ रहा है, बेचना भी आ रहा है. सो वो ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बेहतर ग्रूम्ड पर्सन के तौर पे आएगा. सो उसकी ज़ाती एबिलिटीज जो हैं वो भी बेहतर हो रही हैं. दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. एंड लास्टली वी हैव सोशल बेनिफिट्स एज वेल. सोशल बेनिफिट्स दो लिखे गए हैं. फर्स्ट वन इज इट मेक्स एन इंडिविजुअल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट who become an asset and not a burden to the society. So सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटर ना सिर्फ अपने लिए इंडिपेंडेंट हो जाता है, बल्कि वो बहुत सारे लोगों को जॉब भी दे सकता है. सो इसलिए वो एक एसेट बन जाता है और सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं बनता. जिम्मेदारी बनने से मतलब है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो अपना बिजनेस कर रहा है और खुद प्रॉफिट कमा रहा है. सो पहला सोशल बेनिफिट. एंड सेकेंडली कि जब वो, जैसे मैंने आपको 15 नंबर पॉइंट बताया डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज का, कि जब उसमें इतनी सारी एबिलिटीज बन जाती हैं, उसकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, उसकी बाइंग सेलिंग बेहतर हो जाती है, उसको रिस्क लेना आ जाता है, उसको प्रॉफिट कमाना आ जाता है, तो ये सारी चीजें उसको जाती तौर पे भी फायदा दे रही हैं और उसकी सोसाइटी को भी फायदा दे रही हैं, उसकी इकोनॉमी को या उसकी कंट्री को भी फायदा दे रही हैं. ये जो सोशल बेनिफिट है, इसका मतलब है कि अ पर्सन इज नॉट ओनली गुड फॉर हिमसेल्फ, बल्कि वो अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क, अपनी इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छा पर्सन के तौर पे सामने आता है. सो ऑल दीज आर बेनिफिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. यू हैव 2 minutes, आप इसको देख लें, समझ लें. कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें. जी अब्दुल्ला, आप पूछे क्वेश्चन. जी अब्दुल्ला, आपने हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने ना पूछना था कि वो आपने बताया कि एसिड बिकम, वो एक एसिड बन जाएगा, तो इसको जरा एक्सप्लेन कर दें. एसेट बनने का मतलब ये है कि आप किसी को फायदा दे रहे हैं. दैट मीन्स लेट से आई एम अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन. मैं बिजनेस करता हूँ और मैं बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट कमाता हूँ. मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है, मैं बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ लोगों को जॉब भी दे देता हूँ. इसलिए मैं सोसाइटी का एसेट हूँ कि मुझसे लोगों को फायदा हो रहा है. ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे लोग जो कुछ नहीं करते या जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, दे आर लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी इन अ सेंस कि उनको, वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, किसी ना किसी को उनकी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है. So, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अ पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस, हु इज अर्निंग प्रॉफिट और हु कैन इवन एम्प्लॉय सर्टेन अदर पर्संस, दे पीपल आर एसेट टू द सोसाइटी. और वो लोग जो कुछ नहीं करते, जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, दे विल एंड अप एज अ लाइबिलिटी टू द सोसाइटी. इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात डिस्कस की गई. ओके सर, डन. ठीक है जी. जी शमून, आपका क्वेश्चन. सर मैंने ये पूछना था कि अब जैसे कि आपने यहाँ पे लो स्टार्टअप कॉस्ट का बताया, तो अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ और मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ 10,000 रुपए से, और ठीक. अगर एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ 10 लाख रुपए से, तो पॉसिबिलिटी तो सेम ही होगी ना कस्टमर्स के आने की? नहीं, लाजमी नहीं है. एक बड़ा सेटअप जो है उसकी डिफरेंट चीजें होती हैं, एक छोटे सेटअप की डिफरेंट चीजें होती हैं. एंड सेकेंडली वी नॉर्मली टॉक अबाउट जनरलिटीज. हम जनरल बातें करते हैं, एक्सेप्शंस की बातें नहीं करते. जैसे मैंने आपको कहा कि सोल प्रोप्राइटर नॉर्मली एक छोटा बिजनेस होता है क्योंकि अकेला बंदा है, उसके पास पैसे कम है. लेकिन अगर वो सोल प्रोप्राइटर बिल गेट्स हो, तो फिर वो तो शायद दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत एक बंदे के पास है. तो ऐसे हवालों में फिर हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करते, हम जनरल बातें ये करते हैं कि हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप एक छोटे लेवल का बिजनेस है
एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इंडिविजुअल सारे काम करता है, वही मैनेज करता है, वही पैसा लगाता है, वही रिस्क लेता है, वही प्रॉफिट लेता है। सो क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पर्सन है इसलिए छोटे लेवल का काम होगा, बट लाजमी नहीं है कि एक इंडिविजुअल हमेशा छोटे लेवल का ही काम करे या सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस हमेशा छोटा ही हो, ये भी लाजमी नहीं है। सो इस पर्सपेक्टिव से वो बात हुई थी। ओके सर। जी, एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चन? ओके जी, कमर पूछें, कोई क्वेश्चन है? जी कमर पूछें अगर आपका क्वेश्चन है कोई तो। और जी अब्दुल सर, बासित आप इतनी मेहनत क्यों? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सोल प्रोप्राइटर जो जी है ये सिर्फ एक बंदा है, एक बंदा कारोबार करता है। जो अगर एक जी बंदा एक बिल्कुल। कंपनी खड़ी करता है, मतलब कि वो एक कंपनी बनाता है, कंपनी की डेफिनेशन ये है कि क्या ये है कि हम 2-3 बंदे मिलकर बनाते हैं या ज्यादा बंदे मिलकर बनाते हैं? तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है कि अगर एक बंदा एक कंपनी बनाता है तो क्या वो कंपनी होगी या वो भी सोल प्रोप्राइटर होगा? ओके नहीं, सोल प्रोप्राइटर तो वो है जो ऑनर एक है। कंपनी की जो बात कर रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेक्निकल वर्ड कंपनी एंड इंग्लिश वर्ड कंपनी। मतलब कंपनी को अगर हम एज एन इंग्लिश लें तो कंपनी का मतलब होता है कुछ लोग मिलके, लेकिन जब हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ते हैं या बिजनेस की लैंग्वेज में कंपनी का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने बिजनेस को कानून की नजर में किस तरह रजिस्टर करवाया हुआ है। क्या वो सोल प्रोप्राइटर के तौर पर रजिस्टर करवाया है, क्या वो पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर करवाया है, या वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाया है। अब जिस भी तौर पे आपने रजिस्टर करवाया है, आपके ऊपर जो रूल्स लगेंगे, जो कानून लगेगा, जो लॉ लगेगा, वो उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाया है तो कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। कंपनी के लिए कंपनी एक्ट 2017 अवेलेबल है। कंपनी एक्ट 2017 हमें ये कहता है कि कम से कम प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 और पब्लिक के लिए 7 मेंबर होने चाहिए। वो कहता है कि शुड बी एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हैं। उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट करनी पड़ती हैं या जो कहीं ना कहीं कानून को या डिफरेंट इदारों को बतानी पड़ती हैं। सो बेसिकली आपने अपने बिजनेस को किसके तौर पे रजिस्टर करवाया है, आपको उसके रूल्स रेगुलेशंस या लॉ को फॉलो करना पड़ता है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रजिस्टरिंग योर कंपनी और योर बिजनेस एज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो सिर्फ कह देने से ये नहीं होगा कि मैं अकेला बंदा हूं तो मैं कंपनी चला लेता हूँ, या हम 10 बंदे हैं तो हम 10 बंदे पार्टनरशिप नहीं करते, हम सोल प्रोप्राइटरशिप कर लेते हैं। एक्चुअली द थिंग इज हाउ यू रजिस्टर योर बिजनेस इन द आईज ऑफ लॉ। ओके सर, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी, नो क्वेश्चन, आगे चलते हैं। जी अजमीन पूछे। सर अगर एक बंदा वो अपना बिजनेस कंपनी के तौर पे रजिस्टर कराता है तो वो क्या सेपरेट होगा उसकी एंटिटी कंपनी की, के वो एक ही होगा? जैसे सोल प्रॉपर्टीशिप में तो एक ही बंदा होता है ना, उसका बिजनेस भी वही है, एक ही बंदा होता है। देखें, तो कंपनी जो है 3 फॉर्म्स होती हैं। अभी कंपनी क्योंकि पढ़ा नहीं है इसलिए इट विल बी अर्ली टू डिस्कस दिस थिंग। कंपनी की 3 तरीकों से हम बना सकते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी, एक को हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक को हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इन तीनों की रिक्वायरमेंट्स अलग है। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। अगर 7 से कम लोग मौजूद हैं तो कंपनी बन ही नहीं सकती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं। सो अगर 2 से कम है तो वो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन ही नहीं सकती। सिंगल मेंबर कंपनी का कॉन्सेप्ट 2002 में आया था, दैट अ सिंगल पर्सन कैन आल्सो रजिस्टर इट्स कंपनी। तो सिंगल मेंबर अगर कोई कंपनी के तौर पे अपने बिजनेस को रजिस्टर करना चाहता है तो उसके ऊपर जो लॉ लगेगा या जो कानून लगेगा वो कंपनी एक्ट 2017 वो लगेगा। उसको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो उस लॉ के अंदर लिखी गई हैं। इसकी आसान एग्जांपल ये बताता हूँ, जैसे आप पाकिस्तानी रेजिडेंट है तो आपके ऊपर जो लॉ लगता है वो पाकिस्तान का लगेगा। अगर आप दुबई चले जाते हैं, यूएई चले जाते हैं, तो आपके ऊपर चाहे अब आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं लेकिन अगर आप वहां रह रहे हैं तो आपको उनके लॉ के मुताबिक चलना पड़ेगा।
तो सिमिलरली बिजनेस को आप किस तरीके से रजिस्टर करवाते हैं, आपको वो सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉ को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस को कैसे चलाना चाहते हैं। सो इवन अ सिंगल पर्सन कैन डू इट्स बिजनेस एज अ कंपनी, बट फिर हम उसको सिंगल मेंबर कंपनी कहेंगे, उसको हम सिर्फ कंपनी नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2, पब्लिक लिमिटेड के लिए कम से कम 7 लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, सो वो जब आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट अ सिंगल पर्सन, इफ अ सिंगल पर्सन इज डूइंग बिजनेस, वही ऑनर है, वही रिस्क रिवॉर्ड ले रहा है, तो इसको हम सोल प्रोप्राइटर कहेंगे। ठीक है सर। जी, और कोई क्वेश्चन? All right, then we come to the disadvantages or limitation of sole proprietorship. पहला डिसएडवांटेज या सोल प्रोप्राइटरशिप है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, दैट अ सोल प्रोप्राइटर हैज टू बेयर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस कि कानून की नजर में, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस वो दोनों सेम है, तो चाहे अब लोन बिजनेस ने लिया है या ऑनर ने लिया है, एक दूसरे का लोन आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि एक XYZ के नाम पे बिजनेस है और उसका ऑनर बिजनेस के नाम पे लोन लेता है कि मैंने अपने बिजनेस में ये मशीन लगानी है या एक्सपेंड करना है, उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए का कर्जा चाहिए। उसको कोई 10 लाख रुपए का लोन दे देता है। अब अगर तो उस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, सारे मामला ठीक चल रहे हैं, तो ठीक है, लोन वापस होता रहेगा। बट इन केस वो बिजनेस लॉस में चला गया, लॉस में जाने की वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ, तो बिजनेस की कैपेसिटी ऑफ रीपेमेंट उससे अफेक्ट हुई। लॉस हो रहा था, जो पैसा था वो भी डूब गया। अब जब कर्जा वापस करने की बात आएगी, तो बिजनेस तो इस काबिल नहीं होगा कि वो जो लोन उसने लिया था उसको रीपे कर सके। तो अगर बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि बिजनेस अपनी जिम्मेदारियां या लाइबिलिटीज अपने एसेट से पूरा नहीं कर पा रहा, तो अब जो लाइबिलिटीज बच जाएंगी वो उसका ऑनर पे करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस क्योंकि पे नहीं कर पा रहा तो वो पैसा डूब गया। अगर बिजनेस पे नहीं कर पा रहा तो जो लाइबिलिटी बच गई वो उस बिजनेस का मालिक यानी कि सोल प्रोप्राइटर पे करेगा। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। So if business is not able to pay back its liabilities from its assets, then the liability will shift towards owner of the business. This concept is called unlimited liability. सर इसमें कुछ नहीं अगर समझ आया? जी बेटा। सर अगर ओनर भी जो है वो भी लायबिलिटी पे ना कर सके फिर? तो ओके, नाउ ये फिर मामला कोर्ट में चला जाएगा। जब एक बिजनेस लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहा, तो ये उस बिजनेस का डिसीजन नहीं है, या सिर्फ बिजनेस के कहने पे नहीं होगा, बल्कि ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट पूरा एनालिसिस करेगी, दोनों साइडों के जो फ्रीकैन है उनकी बातें सुनने के बाद कोर्ट विल डिसाइड कि क्या इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर करना है या इसके पास अभी कोई ना कोई एसेट पड़ा हुआ है जो ये बेच सकता है। तो अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि बिजनेस बैंकरप्ट हो गया है, तो फिर उसके बाद जो जाती एसेट्स हैं, कोई जाती गाड़ी है या घर है या गोल्ड है, वो बेच के बिजनेस का लोन पूरा होगा। ये कंप्लीट सुन लें एक दफा पहले। और अगर इंडिविजुअल भी कहता है कि बिजनेस के अलावा मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं बिजनेस का लोन वापस कर सकूं, तो फिर ये केस कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उस बंदे के जाती नाम पे जितने भी एसेट हैं उसको एनालिसिस करेगा, बैंक बैलेंसेस देखेगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसके नाम पे कोई घर है, गाड़ी है, वो देखेगा। एंड देन अगर कुछ भी नहीं बचा, देन कोर्ट विल डिसाइड एंड कोर्ट विल पास अ डिक्री, एक फैसला सुनाएगी दैट दिस पर्सन इज आल्सो बैंकरप्ट। ऐसी सूरत में जिसने पैसा दिया था उसका पैसा डूब जाएगा। मतलब ना बिजनेस के पास वापस देने के लिए कुछ बचा है
और ना ही उसके मालिक के पास, तो अब उसका पैसा डूब गया जिसने पैसा दिया था। सर तो इसकी रिकवरी हो सकती है? जब पीछे पैसा ही नहीं बचा तो फिर रिकवरी कैसे होगी? ओके मतलब सर। अगर सारा कुछ भी बचा हुआ है तो फिर वो बेचेगा और वो बेच के कर्जा वापस करेगा। लेकिन अगर सारे एसेट बिक गए हैं और फिर भी कर्जा बाकी है तो फिर ऐसी सूरत में वो ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा जिसने पैसा दिया होगा। हेलो सर। जी नसीम पूछे। सर ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला एक मरतबा बड़ा समझा दीजिएगा, मुझे सही समझ नहीं आई। ओके जी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है कि अगर बिजनेस इस काबिल नहीं रहा कि अपनी जिम्मेदारियां अपने एसेट से पूरा कर सके। आप अकाउंटिंग पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। यस तो सर। अगर एक बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज अपने एसेट से पूरी नहीं कर पा रहा, यानी कि लाइबिलिटीज हैं लेट से 1 लाख और एसेट हैं 50,000, तो 50,000 एसेट बेच के 50,000 लाइबिलिटी पे कर दी, लेकिन अभी भी 50,000 पड़ी है। तो यस सर। वो बिजनेस की लाइबिलिटी अब उस बिजनेस का मालिक पे करेगा, अपना जाती घर बेचे, गाड़ी बेचे, गोल्ड बेचे, कुछ भी बेचे, वो बिजनेस की जी। जिम्मेदारी अगर उसका ऑनर पे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके सर, थैंक यू। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस जब तक वो लाइबिलिटी पे नहीं हो जाती तब तक उसका बिजनेस और उसका ओनर दे विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल। जी शमून। सर कुछ अमीर लोग ऐसे भी तो होते हैं जिन्होंने अपने एसेट्स अपने मुलाजमों के नाम लगवा दिए होते हैं कि हमारे ऊपर ना पड़े ये बात, तो फिर ये सर ये क्या होगा इस मसले में? जी, तो ऐसी सूरत में क्योंकि प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है वही बेच सकता है, अब चाहे वो मुलाजिम है चाहे वो मालिक है। अगर वो मुलाजिम के नाम पे है तो मालिक उसकी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। तो अगर फ्रॉड करना मकसद है तो फिर नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो प्रॉपर्टी लोन अपने नाम पे लिया जाता है और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे रखी जाती है। तो वो ऐसी सूरत में भी फिर कोर्ट किसी और की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती। तो सर फिर उनका वो पैसा सेफ ही रहता है मतलब? नहीं, लाजमी नहीं है सेफ रहे। अगर वो मुलाजिम प्रॉपर्टी बेचना चाहे तो वो बेच दे उसके नाम पे। ये मैं आपको बताता हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ। एक बिलियनर है, ठीक है, और उसका एक मुलाजिम है जो ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए कमा रहा है, और उसने जो सा बिलियनर है उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम अपने मुलाजिम के कर दी है, और अगर वो जो सा बिलियनर है बैंक करप्ट हो जाता है तो फिर जो सा कोर्ट है वो उसके मुलाजिम के अकाउंट को भी चेक करेगा कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। जी बिल्कुल कर सकता है, और ये काम कोर्ट का नहीं है, ये काम एफबीआर का है। जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है, जो आप नैब है जैसे, ये उनका काम है कि एक बंदा जिसकी सैलरी लेट से 10,000 है उसके पास इतना बड़ा घर कैसे आ गया, उसने टैक्स भी नहीं दिया। तो ये सारी चीजें फिर नैब उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। ओके सर। नैब नैब विल देन डिसाइड के किसके अगेंस्ट कौन सा कोर्स होगा या कौन सा केस होगा। फिर उसके ऊपर रिपरकशन में अगर ये प्रूव हो जाती है बात कि प्रॉपर्टी जानबूझ के फ्रॉड के नियत से रख के ट्रांसफर की गई थी मुलाजिम को, तो ऐसी सूरत में फिर कोर्ट एक और फैसला सुना सकती है कि प्रॉपर्टी को वापस ट्रांसफर किया जाए या प्रॉपर्टी को बेच के जिसने लोन दिया था वो वापस किया जाए। लेकिन ये फिर दो केसेस हो गए। एक केस पहले वाला हो गया कि बिजनेस का लोन रीपे नहीं हो रहा, और दूसरा केस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का हो गया कि जानबूझ के फ्रॉड करने की नीयत से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया। एंड देन द कोर्ट विल डिसाइड, और जो फैसला कोर्ट का होगा दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। ओके सर। जी जोहेब। सर अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेपरेट लीगल जी जी एंटिटी बिल्कुल कॉन्सेप्ट। वो मतलब कि कारोबार की और बिजनेस की एक अलग अलग हैसियत होती है। ऐसा ही। मतलब कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर उसका अपना बिजनेस है तो वही पे करेगा, मतलब वो कारोबार से अलग नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर करने की जरूरत है। अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग ये कहती है कि आपका पैसा और बिजनेस का पैसा अलग अलग है, आपके एसेट और बिजनेस के एसेट अलग अलग हैं। सो आइडियली क्या करना चाहिए कि जो पैसा बिजनेस में लगाया गया है वो बिजनेस के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक ओनर है या मैं हूं, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो मेरे लिए तो वो पैसा है, लेकिन बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। चाहे वो
ऑनर का ही पैसा है, लेकिन बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है कि बिजनेस ने ना सिर्फ दूसरे लोगों का पैसा वापस करना है बल्कि अपने ऑनर का भी पैसा वापस करना है। तो अकाउंटिंग ये कहती है कि सबका हिसाब किताब अलग करें। कानून ये कहता है कि हिसाब किताब अलग ही रखें, लेकिन जब बात आएगी रीपेमेंट की, जब बात आएगी कि बिजनेस इस काबिल नहीं रहा कि वो पैसे वापस करे, तो उस सूरत में कानून कहता है कि दोनों सेम है। अदरवाइज आपने अपने रिकॉर्ड अलग करने हैं, अकाउंटिंग अलग करनी है, बुक्स अलग बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बनानी है, इस चीज से इनकार नहीं करता कोई भी कानून। सो लीगल स्टेटस सिंपली मीन्स कि जब मामला कोर्ट में आएगा तब कोर्ट बिजनेस में और बिजनेस करने वाले में कोई फर्क नहीं करेगा। कोर्ट विल थिंक that the sole proprietor and sole proprietorship, that means the owner and the business, they both are same. ठीक है सर, शुक्रिया। तो ये वैसे ही है जैसे आप लेट से आपका एक बिजनेस है, जब तक आप अलहदा से बुक्स नहीं बनाएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि बिजनेस ने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा कमाया। यानी कि जो प्रॉफिट होता है आप खुद अपनी जाती चीजें भी खरीद रहे हैं, बिजनेस में भी लगा रहे हैं, बिजनेस का प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगी कि बिजनेस ने मुझे कितना पैसा कमा के दिया। अकाउंटिंग इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट लाती है कि रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए या समरी के लिए या फाइनेंशियल मैटर्स के लिए बिजनेस को अलग रखें और आप अपने आप को अलग रखें। ठीक है सर जी। एनीथिंग एल्स? ऑलराइट जी, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक आपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको मैं ये रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं यहाँ तक आपने समझने हैं। जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, जो चीज़ नहीं समझ आएगी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सर इसके